तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। संध्याकालीन वेला में प्रतिदिन की भांति आज हम यहाँ पर तिलोय पन्नति और त्रिलोक सार के आधार पर इस जम्बू द्वीप की चर्चा कर रहे हैं। इसमें 2-3 प्रश्न मेरे को आए हैं, उसकी चर्चा अपन करके फिर विषय को प्रारंभ करेंगे। एक यह प्रश्न आया था कि इस पंचम काल में सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग में कहां तक जाता है और नरक में कहां तक जाता है। देखिए, गोमड़सार जीव कांड में इसकी चर्चा आई है। सम्यक दृष्टि जीव की बजाय पंचम काल के जीवों की चर्चा वहां पर सहनन की अपेक्षा से आई हुई है, और वहां पे यह बताया कि पंचम काल में उत्पन्न होने वाले जीवों के अंतिम 3 सहनन होते हैं, और वह जीव स्वर्ग में 8वें स्वर्ग तक जा सकते हैं और नरक में 3रे नरक तक जा सकते हैं। इस प्रकार से पंचम काल में उत्पन्न होने वाले मनुष्य या स्त्रियों के बारे में यह कथन आता है कि स्वर्ग में 8वें स्वर्ग तक और नरक में 3रे नरक तक जा सकता है। दूसरा प्रश्न यह आया था कि इसके पहले का विषय यदि हमें सुनना हो, कोई अभी अभी ज्वाइन हुए हैं तो उसका पहले का विषय सुनना हो तो कैसे सुन सकते हैं। तो आप ये जो अपना चैनल है, इस अहिंसा चैनल पे आप जाके यदि सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट दबाओगे तो वहां पे आपको पहले से जितने लोड हुए सभी प्रवचन आपको वहां पर सुनने के लिए मिलेंगे। अभी हमने जो अष्टानी का पर्व के बाद शुरू किया है वह बिल्कुल 3 लोक का सामान्य कथन से क्रमशः विषय आगे प्रारंभ किया है। तो यदि आपको जानना हो तो वहां से आप जान सकते हो। इस प्रकार से यह हमारी जम्बू द्वीप की चर्चा शुरू है। कल हमने जम्बू द्वीप के बारे में चर्चा करते हुए यह देखा था कि यह जो जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप में 6 कुलाचल पर्वत है। इस कुलाचल पर्वतों के कारण यह जम्बू द्वीप 7 क्षेत्रों में विभाजित हुआ है। वह 7 क्षेत्र है और 14 नदियां हैं। इस प्रकार से इन क्षेत्रों का, पर्वतों का और नदियों का सामान्य विस्तार कल हमने देखा था, और साथ में यह भी देखा था कि इस 6 कुलाचलों पे 6 प्रकार के तालाब हैं। इन तालाबों के नाम भी कल अपन ने तत्वार्थ सूत्र के आधार से देखा था कि तत्वार्थ सूत्र में इसकी चर्चा की थी। सूत्र नंबर 14 यह मैंने आपको बताया था। इस प्रकार से यह तत्वार्थ सूत्र के आधार से कल हमने सामान्य रूप से चर्चा की। अभी हम इस जम्बू द्वीप की आगे विशेष चर्चा के बारे में प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह जम्बू द्वीप में 6 पर्वत, जिनको हमने कल कुलाचल कहा था, 7 क्षेत्र और 14 नदियों के बारे में हमने कल यहाँ पर चर्चा की थी। यह नक्शा आपको याद होगा जिसमें हमने चर्चा की थी। अब थोड़ी सी आगे चर्चा बढ़ाते हुए विषय लेते हैं। देखो, कल हमने 6 प्रकार के कुलाचल देखे थे, उनके वर्ण भी देखे थे। हेम, अर्जुन, तपनीय, वैडूर्य, रजत और हेम, ऐसे 6 रंग इन कुलाचल पर्वतों के हैं। यहाँ पे अभी यह देखना है हमें कि यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यह जो जम्बू द्वीप है, यह जम्बू द्वीप चारों ओर से एक बाउंड्री में बंधा हुआ है।
बाउंड्री मतलब जिसको तिलोय पन्नती में जगती ऐसे कहा। इसका वर्णन यदि आपको पढ़ना हो तो तिलोय पन्नती ग्रंथ भाग नंबर 2 और गाथा नंबर 8, यहां से आगे आप पढ़ते जाना। यह मैंने आपको विषय कहां से लिया यह बता रहा। यहाँ पे इसका बहुत अधिक विस्तार है, जिस विस्तार की चर्चा हमें बाद में करनी। अभी तो इतना बता रहा हूं। यह जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह जम्बू द्वीप है। इस जम्बू द्वीप की एक बाउंड्री है। यह जो आपको दिखाई दे रही है, ऐसे चारों ओर इस जम्बू द्वीप की एक बाउंड्री है, जिस बाउंड्री को इस तिलोय पन्नती में कहा जगती। जगती मतलब यह चारों ओर से इस जम्बू द्वीप को घेरे हुए है। वह घेरी हुई जगती कैसी है, उसके बारे में अभी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। वैसे जगती ये शब्द थोड़ा सा अटपटा लगता है। अटपटा तो इसलिए लगता है क्योंकि आज तक हमने यह नाम ही कभी सुने नहीं। लेकिन नाम नहीं भी सुने हो तो भी अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, ये आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, यह है जम्बू द्वीप। यह जो ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है, यह समझने के लिए निकाला है। इसका प्रमाण तो इसके बाद अपन चर्चा करने वाले। पहले जगती क्या है और वह किस प्रकार से, इसको हम सामान्य रूप से समझें। यह जम्बू द्वीप है। इस जम्बू द्वीप में यह 6 कुलाचल है, 1 2 3 4 5 और 6। ये ब्राउन कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये कुलाचल पर्वत है, जिसको हमने कल और एक शब्द से समझा था, वर्षधर। वर्ष मतलब क्षेत्र और क्षेत्र को धारण करने वाले, ऐसे ये पर्वत है, इसलिए इनको वर्षधर ऐसे कहते हैं। ये 6 वर्षधर इस जम्बू द्वीप में कुल परंपरा से बने हुए हैं। अब इस जम्बू द्वीप के बाजू में जो हमने अभी 2D में देखा था, अब इसको 3D में देखते हैं। देखिए, ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये जगती है। जगती मतलब बाउंड्री। ये दिखाई दे रही है, ये इस जम्बू द्वीप को चारों ओर से घेरी हुई है। इस जगती का प्रमाण मैं सामान्य रूप से आपको पहले बताऊं। यह जगती ऊंचाई में 12 योजन है, नीचे चौड़ाई में नहीं, नीचे चौड़ाई में 12 योजन है, ऊंचाई में 8 योजन है, और इसकी ऊपर जो चोटी कहे, छत कहे, वो छत 4 योजन है। मतलब नीचे की तरफ तो चौड़ी है और ऊपर कम 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 होती हुई छत के पास 4 योजन ऊंची, ऐसी यह जगती है। और इस जगती के कारण यह जम्बू द्वीप चारों ओर से इस समुद्र से अलग हुआ है। इसके 2 प्रकार के कथन हम समझ सकते हैं। कहीं पर उल्लेख आता है कि यह कुलाचल पर्वत इस लवण समुद्र के अंदर होने वाले जल को स्पर्शित करता है। तो उस समय ऐसा समझना कि यह कुलाचल बिल्कुल इस अंत तक है जहां पर जगती है। जैसे मैं आपको यहां पर दिखाऊं, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, यह जो है, यह कुलाचल पर्वत इस अंत तक है। अंत तक है मतलब ये देखिए, ये मैंने आपके सामने निकाला। इस प्रकार से यहां तक कुलाचल पर्वत है। जब यहां तक कुलाचल पर्वत होंगे तो यह इस समुद्र में होने वाले जल को स्पर्शित करेंगे। और कहीं उल्लेख आता है कि यह जो कुलाचल पर्वत है, इसके बाहर जगती है। तो जगती की ऊंचाई तो 8 योजन है, लेकिन इन कुलाचल पर्वतों की ऊंचाई इस जगती की ऊंचाई से कई गुना अधिक है। इसीलिए यह जगती के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है।
जगती तो नीचे रह गई और ये कुलाचल पर्वत ऐसे ऊंचे हैं। इस प्रकार से 12 योजन चौड़ी, 8 योजन ऊंची और इस छत के पास 4 योजन चौड़ी ऐसी यह जगती है। और यह जगती इस जम्बू द्वीप को चारों ओर से घेरी हुई। ठीक है, इस प्रकार से यह जगती का वर्णन आता है। इस जगती का बहुत अधिक विस्तार है, लेकिन उसकी चर्चा हम जब डिटेल में जाएंगे तब करेंगे। अभी तो हमें जम्बू द्वीप का पूरा सामान्य स्वरूप समझना। इस प्रकार से यह जगती का प्रमाण हुआ। अब जगती के प्रमाण के बाद हम चलते हैं वह जम्बू द्वीप के विस्तार के बारे में। जम्बू द्वीप का विस्तार जो कल हमने सामान्य रूप से देखा था, आज हम उसका डिटेल में देखेंगे। आपके सामने दिखाई दे रहा है यह जम्बू द्वीप है। इसके बाहर यह दिखाई दे रही है जगती है। जगती के अंदर सर्वप्रथम है यह क्षेत्र जिसका नाम है भरत क्षेत्र। इस भरत क्षेत्र के बाद यह है कुलाचल पर्वत। अब देखिए, इस भरत क्षेत्र की जितनी चौड़ाई, अभी चौड़ाई नहीं बता रहा हूं, अभी इस क्षेत्र का प्रमाण बता रहा हूं जो समझने योग्य है। यह जो भरत क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यह भरत क्षेत्र यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है ना आप सबको। इस कोने से लेके इस कोने तक यह भरत क्षेत्र है। इस भरत क्षेत्र का विस्तार जितना है उससे दुगना इस पर्वत का विस्तार है। इस पर्वत का जितना विस्तार है उससे दुगना इस क्षेत्र का विस्तार। इस क्षेत्र का जितना विस्तार है उससे दुगना इस पर्वत का विस्तार। इस पर्वत का जितना विस्तार है उससे दुगना इस क्षेत्र का विस्तार है। इस क्षेत्र का जितना विस्तार है उससे दुगना इस पर्वत का विस्तार है। और इस पर्वत का जितना विस्तार है उससे दुगना इस क्षेत्र का विस्तार है। मतलब देखो, शॉर्ट में समझाता हूं आपको। यह बीचों बीच क्षेत्र है, इसका नाम है विधेय क्षेत्र। इस विधेय क्षेत्र के यह दक्षिण दिशा हो गई, यह उत्तर दिशा हो गई। जो यह विधेय क्षेत्र है इसकी यह उत्तर दिशा हुई और यह दक्षिण दिशा हुई। दक्षिण दिशा में 3 कुलाचल पर्वत है और 3 क्षेत्र हैं। और इस विधेय क्षेत्र के उत्तर में 3 कुलाचल पर्वत है और 3 क्षेत्र हैं। शुरुआत होती है क्षेत्र से जिसका नाम है भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र का विस्तार 526 6/19 इतना है। देखिए, फिर एक बार दोहराता हूं। इस जम्बू द्वीप में होने वाले भरत क्षेत्र का विस्तार यहां से लेके यहां तक 526 6/19 इतनी इसकी यह चौड़ाई है। अभी लंबाई की चर्चा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ चौड़ाई की चर्चा कर रहा हूं। जितनी चौड़ाई इस भरत क्षेत्र की है उससे दुगनी इस पहले हिमवान पर्वत की। इस हिमवान पर्वत की जितनी चौड़ाई है उससे दुगनी हिमवत इस क्षेत्र की है। इस क्षेत्र की जितनी चौड़ाई है उससे दुगनी इस पर्वत हिमवान महाहिमवत पर्वत की है। इस महाहिमवन पर्वत की जितनी चौड़ाई है उतनी भरत हिमवत हरि इस क्षेत्र की है। हरि इस क्षेत्र की जितनी चौड़ाई है, मैं इसलिए डबल बार दोहरा रहा हूं आप सबको समझ में आए, उससे दुगनी चौड़ाई इस तीसरे नंबर निषद नाम के पर्वत की है। आया समझ में? इस प्रकार से इस विधेय क्षेत्र के दक्षिण भाग का विस्तार हुआ और इस निषद पर्वत की जितनी चौड़ाई है उससे दुगनी चौड़ाई इस विधेय क्षेत्र की होती। विधेय क्षेत्र
इस पर्वत से लेके इस पर्वत के बीच का सब विस्तार, यह विधेय क्षेत्र का विस्तार हुआ। इस प्रकार से क्रम क्रम से विधेय क्षेत्र तक, इस क्षेत्र से पर्वत, पर्वत से क्षेत्र, क्षेत्र से पर्वत, ऐसा विस्तार दुगना दुगना होता जाता। अब देखना, विधेय क्षेत्र पर आए उसके बाद उल्टी गिनती शुरू। मतलब विधेय क्षेत्र का जितना चौड़ाई, जितनी चौड़ाई है उससे आधी चौड़ाई इस पर्वत की है। इस पर्वत की जितनी चौड़ाई है उससे आधी चौड़ाई इस क्षेत्र की। इस क्षेत्र की जितनी चौड़ाई है उससे आधी चौड़ाई इस पर्वत, इस पर्वत से आधी चौड़ाई इस क्षेत्र की, और इस क्षेत्र से आधी चौड़ाई इस पर्वत की, और इस पर्वत से आधी चौड़ाई ये ऐरावत क्षेत्र की है। इस प्रकार से भरत से लेके ऐरावत तक क्षेत्र जो जम्बूद्वीप में है, उन पर्वतों का और क्षेत्रों का विस्तार और उसकी चौड़ाई का प्रमाण कहा जाता है। इस तत्वार्थ सूत्र में यह सूत्र भी है कि वह जो पर्वत है, पर्वतों से क्षेत्र, क्षेत्रों से पर्वत, यह दूने दूने विस्तार वाले होते हैं। देखिए, अब यहां पर तत्वार्थ सूत्र के आधार से थोड़ी सी चर्चा अभी हम यहां पर करेंगे। कौन सा? आप देखिए, अब यहां मैं सूत्र नंबर बताता हूं, उस सूत्र नंबर की अपेक्षा आप इनके विस्तार के बारे में देखना। यह जो कुलाचल पर्वत है, यह कुलाचल पर्वत इस क्षेत्र से चौड़ाई में तो दुगने हैं, लेकिन ऊंचाई के बारे में अभी यहां पर चर्चा करेंगे। एक पर्वत समझ में आ गया तो आपको छहों के छहों कुलाचल पर्वतों के प्रमाण समझ में आएंगे। यह जो कुलाचल पर्वत है, इस पर्वत की चौड़ाई इस भरत क्षेत्र से दुगनी हो गई, लेकिन इस पर्वत की ऊंचाई 100 योजन ऊंची है। 100 योजन ऊंची। देखिए, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये आपको दिखाई दे रहा है, यह जम्बूद्वीप और जम्बूद्वीप के ये पर्वत, यह जो दिखाई दे रहा है यह भरत क्षेत्र हुआ। इस भरत क्षेत्र के बाद सबसे पहला पर्वत है वह हिमवान पर्वत है। इस हिमवान पर्वत की ऊंचाई के बारे में यदि अपन देखें तो इस हिमवान पर्वत की ऊंचाई इस तलहटी से ऊपर तक 100 योजन ऊंची होती। चौड़ाई इस भरत क्षेत्र से दुगनी, लेकिन ऊंचाई 100 योजन है। जितनी इस पर्वत की ऊंचाई है उससे दुगनी ऊंचाई हिमवन पर्वत की, हिमवन पर्वत की जितनी ऊंचाई है उससे दुगनी ऊंचाई महाहिमवत की, मतलब 2 नंबर के पर्वत। जब हिमवन पर्वत 100 योजन ऊंचा है, जब हिमवन पर्वत 100 योजन ऊंचा है तो महाहिमवन पर्वत कितना होगा? इससे दुगना, मतलब 200 योजन ऊंचा। ध्यान रखना, ऊंचाई और चौड़ाई में फर्क होता है। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं वह ऊंचाई की कर रहे हैं। पहला हिमवन पर्वत 100 योजन ऊंचा, दूसरा महाहिमवन पर्वत 200 योजन ऊंचा, तीसरा निषद पर्वत 400 योजन ऊंचा। क्या समझ में आया? पहला पर्वत जितना ऊंचा है उससे दुगना ऊंचा दूसरा पर्वत, दूसरा पर्वत जितना ऊंचा है उससे दुगना तीसरे नंबर का पर्वत, हिमवन, महाहिमवन, निषद। अब निषद पर्वत जितना ऊंचा है, हिमवन, महाहिमवन, निषद, हिमवन पर्वत 100 योजन, महाहिमवन 200 योजन,
निषद पर्वत 400 योजन ऊंचा। अब यह पर्वत जितना ऊंचा है, उसी के आगे के पर्वत सेम इसकी उल्टी कॉपी है। मतलब हिमवन, महाहिमवन, निषद। अब नील, रुक्मी और शिखरिणी। नील पर्वत निषद पर्वत जितना ऊंचा है, मतलब कितना ऊंचा? 400 योजन ऊंचा। और उससे आगे वाला पर्वत इससे आधा, मतलब 200 योजन ऊंचा। और उससे आगे वाला पर्वत इससे आधा, मतलब 100 योजन ऊंचा। तो पहला पर्वत 100 योजन का है और अंतिम छठा पर्वत भी 100 योजन का है। दूसरा पर्वत 200 योजन का है, अंत से दूसरा पर्वत 200 योजन का है। तीसरा पर्वत 400 योजन का है और इसके सामने होने वाला पर्वत भी 400 योजन का है। इस प्रकार से हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिणी, ये कुलाचल पर्वतों की ऊंचाई का प्रमाण यहां पर हमने देखा। अब देखना, इन पर्वतों की जितनी ऊंचाई है उतनी ही ऊंचाई का प्रमाण समझेंगे तो एक गणित मैं आपको बताता हूं। इस गणित से इस तालाब का प्रमाण आपको निकालने के लिए आएगा। यह जो इस पर्वत के ऊपर तालाब है, यह इस पर्वत की ऊंचाई से यह तालाब की चौड़ाई 5 गुना है। इस पर्वत की ऊंचाई से इस तालाब की लंबाई 10 गुना है। और इस पर्वत की ऊंचाई को 10 से भाग दो तो इस तालाब की गहराई का प्रमाण निकलेगा। अब आपको बताता हूं, पहला पर्वत है हिमवन पर्वत। हिमवन पर्वत की ऊंचाई 100 योजन है, तो इसके ऊपर होने वाले तालाब की चौड़ाई इस 100 योजन को 5 से गुना करो। कितनी हुई? 500 योजन होगी। इस पर्वत पर जो तालाब है, इसकी लंबाई इस पर्वत की ऊंचाई से 10 गुना, तो 100 इंटू 10 कितना हुआ? 1000। तो इस तालाब की लंबाई 1000 योजन होगी। इस पर्वत की ऊंचाई 100 योजन है, उसको 10 से भाग दो तो कितना आया? 10। इस तालाब की ऊंचाई 10 योजन या इसका अवगाह यह 10 योजन है। इस प्रकार से 500 योजन, 1000 योजन और 10 योजन, इस प्रकार का प्रमाण होने वाला यह इस तालाब का, इस पर्वत का प्रथम नंबर का तालाब हुआ। अब देखिए दूसरे पर्वत के पास आइए। दूसरे पर्वत की ऊंचाई कितनी? 200 योजन। 200 को 5 से गुना करो, कितना हुआ? 1000। इस तालाब की चौड़ाई 1000 योजन हुई। इस पर्वत को 10 से गुना करो, कितना हुआ? 200 इंटू 10 2000। इस तालाब की लंबाई 2000 योजन होगी। इस पर्वत की ऊंचाई को 10 से भाग दो, 200 को 10 से भाग दिया तो कितना आया? 20। इस तालाब की गहराई 20 योजन है। आया समझ में? ऐसे ही तीसरे तालाब का प्रमाण भी लेना, क्योंकि इस पर्वत से इस पर्वत की ऊंचाई दुगनी है, तो इस तालाब से इस तालाब की लंबाई, चौड़ाई और गहराई दुगनी हो जाती। जितनी इस तालाब की लंबाई, चौड़ाई और गहराई है, उससे दुगनी इस पर्वत पर होने वाली तालाब की लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती। ये 400 योजन है, इसको 5 से गुना करो तो चौड़ाई, 10 से गुना करो तो लंबाई और 10 से भाग दो तो इसकी गहराई। इस प्रकार से इन तालाबों पर होने वाले, इस पर्वत पर होने वाले तालाबों का प्रमाण है। अब जैसे इस तालाब पर, इस पर्वत पर यह तालाब है, उतना ही तालाब इस पर्वत पर है। क्यों? क्योंकि इस पर्वत की ऊंचाई और इस पर्वत की ऊंचाई समान है,
400 योजन है, तो जितना प्रमाण इस तालाब का है उतना ही प्रमाण इस तालाब का है, जितना प्रमाण इस तालाब का है उतना ही प्रमाण इस तालाब का है, और जितना प्रमाण इस पहले नंबर के तालाब का है उतना ही प्रमाण इस छठे नंबर के तालाब का है। इस प्रकार से इस जम्बू द्वीप में होने वाले कुलाचल पर्वत और उनके ऊपर होने वाले तालाबों का प्रमाण यहाँ पर हमने देखा। ऐसे भरत क्षेत्र से लेके ऐरावत क्षेत्र तक आप प्रमाण समझ लेना। 526 6/19 भरत क्षेत्र, उससे दुगना ये पर्वत, उससे दुगना यह क्षेत्र, उससे दुगना पर्वत, दुगना क्षेत्र, दुगना पर्वत और दुगना क्षेत्र, और आगे चल के इससे आधा आधा होता जाता है। इस प्रकार से यह जम्बू द्वीप में होने वाले पर्वत और क्षेत्रों की चौड़ाई हुई। ऊंचाई में पहला पर्वत 100 योजन, दूसरा 200 योजन और तीसरा 400 योजन, और इसके तालाब इन पर्वतों से 5 गुना चौड़ाई में, 10 गुना लंबाई में और 10 भाग गहराई में। ऐसे इन पर्वतों का प्रमाण इस जम्बू द्वीप में आता है। इस प्रकार से यह जम्बू द्वीप का प्रमाण, पर्वतों का प्रमाण देखा और क्षेत्रों का भी प्रमाण हमने यहाँ पर देख लिया। अब कई लोगों, कल एक ने प्रश्न पूछा था कि यह भोग भूमि और कर्म भूमि का क्या प्रमाण और कैसे लोग और क्या, इसकी चर्चा अभी अपनी अगले क्लास में होगी। सामान्य रूप से यहाँ पर बता दूं, दूसरे नंबर का क्षेत्र जघन्य भोग भूमि है, तीसरे नंबर का क्षेत्र मध्यम भोग भूमि होती। इसी प्रकार से वहां से आओ तो उधर से दूसरे नंबर का क्षेत्र जघन्य भोग भूमि वाला होता है, तीसरे नंबर का क्षेत्र मध्यम भोग भूमि वाला होता है, और ये जो आधा भाग दिखाई दे रहा है ये उत्तम भोग भूमि वाला क्षेत्र है। अब आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा, ये क्षेत्र कौन सा है, क्या नाम है, उसकी सब चर्चा हम आगे क्रमशः आने वाली क्लास में करने वाले। अब एक का प्रश्न यहां था कि ये विश्व कहाँ पे है, तो ये विश्व आपको मैंने पहले भी दिन बताया था, यह भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र में यह आर्यखंड है और आर्यखंड में विश्व की कल्पना की जाती, तो ये आर्यखंड में ही यह विश्व की कल्पना होती। इस प्रकार से यह जम्बू द्वीप का प्रमाण, क्षेत्रों का प्रमाण और पर्वतों का और तालाबों का प्रमाण आज हमने देखा। अब ये सब दिखाई दे रहा है आपको, सब मजा तो आ रहा है, लेकिन ये क्या है इसकी चर्चा हम क्रमशः अगले क्लास में करने वाले हैं। अब एक सूचना मैं आपको दूं कि यह क्लास आज की अंतिम क्लास इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे 4 दिन तक यहाँ पर समय सार की संगोष्ठी का आयोजन हमने इस चैनल पे किया है। इसलिए 12, 13, 14 और 15 ये 4 दिन तक अभी इस क्लास की छुट्टी रहेगी, और 16 तारीख से सुबह 8 से 9 बजे तक यह जम्बू द्वीप की कक्षा लगेगी। फिर एक बार दोहराता हूं, ध्यान दीजिए, आज यह अंतिम क्लास, उसके बाद 4 दिन तक क्लास की छुट्टी रहेगी क्योंकि समय सार की संगोष्ठी का बहुत सुंदर आयोजन हुआ है, तो वह आप 4 दिन तक सुन सकते हैं। और उसके बाद 16 तारीख को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक यह हमारी जम्बू द्वीप की कक्षा चलेगी, और यह जो जम्बू द्वीप का ग्रुप बनाया है इसके ऊपर भी यह मैसेज डाला जाएगा। जिन किसी को भी इससे जुड़ना हो तो जम्बू द्वीप का दूसरा ग्रुप बनाया है, पहले ग्रुप में 250 लोग ऐड हो चुके हैं, दूसरा ग्रुप बनाया है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, और जो भी जानकारी आप लेना चाहे तो वहां से आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आज की यह जम्बू द्वीप की कक्षा जगती
कुलाचल पर्वत और क्षेत्रों के विस्तार के बारे में समझकर हमने यह विषय समझा। अब इसके बारे में किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते। हाँ पूछिए। अनम्यूट कीजिए और पूछिए। आवाज नहीं आ रही विनीत जी। हाँ चलिए प्रश्न। हाँ, अनुराधा जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। संक्षिप्त में आप प्रश्न सबके प्रश्न। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र बोलिए। हाँ मेरा ये सवाल है कि ये जो मतलब पर्वत है और तालाब जो क्या है पर्वत के बीचों बीच है। हाँ क्या पर्वत के बीचों जो तालाब है तो पर्वतों के क्या बीचों बीच है? पर्वत हेलो। के ऊपर, पर्वत के बीच में, ये ऊपर बीचों हो गया, बीच ये है। पर्वत की ऊंचाई। हाँ हाँ बिल्कुल बीचों बीच है। अच्छा अभी ये पर्वतों के जी। विस्तार अपन हमें करेंगे। हाँ बोलिए बोलिए। जी हाँ हमें ये मतलब डेली की क्लास की आप यूट्यूब में डाल सकते हैं। ये जो अपना ये चैनल है अहिंसा वाला, जी जिसपे आप ये क्लास सुन रहे हैं, जी इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, तो जी क्रमशः पहले से आप कोई क्लास सुनना चाहे तो सुन सकता है उसमें। हाँ मैं क्योंकि सूचना ये देता हूँ, बीच में जी YouTube पर सर्वोदय अहिंसा नाम का YouTube चैनल है। वहां जाकर आपको प्लेलिस्ट में 3 लोग व जम्बू द्वीप ये सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में, तो वहां पर इस संदर्भ में सारी क्लास मिलेगी। अष्टानिका में जो कक्षा हुई थी नंदीश्वर द्वीप और पंचमेरु संबंधी, उसका भी एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें आपको अष्टानिका में 9 कक्षा इस संदर्भ में संचालित हुई थी, वो सारी कक्षा वहां आपको देखने मिल सकती है। इस प्रकार से चलिए। और कोई एक पूछना चाहो तो पूछो, फिर अपना प्रवचन का समय है। हाँ, उत्पल टोपारे मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अब शीघ्रता से प्रश्न। हेलो। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, मेरा सवाल था कि जो चक्रवर्ती 6 खंड जीतता है तो वो जो 6 खंड है वो मिस आपस में जुड़े हैं क्या? कितना डिस्टेंस रहता है दोनों के बीच में? ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको नक्शा दिखाता हूँ, डिटेल्स तो मैं बाद में इसकी चर्चा करने वाला हूँ जब अपन भरत क्षेत्र की चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट का पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ हाँ लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, एक दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ हाँ 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 खंड होते हैं। इन 6 खंडों को चक्रवर्ती जीतता है। ठीक। हाँ, और किसी को हो तो हाँ, पूछिए, नहीं तो फिर प्रवचन शुरू हो जाएगा। हाँ, रुक्मणी देवी जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछिए। रुको रुको रुको। हाँ बोलो अभी बोलो। हाँ पंडित जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ मैं बोल रही हूँ, जम्मू द्वीप में सुदर्शन मेरु पर्वत भी आता है ना? हाँ ये बीच में सुदर्शन मेरु पर्वत है ना। हाँ वो 16 अकृत्रिम चैत्यालय है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ यही जम्मू द्वीप में है ना? इसी जम्बू द्वीप में हाँ तो सुदर्शन मेरु पर्वत पर 16 अकृत्रिम जिनालय। मेरु पर्वत, सुदर्शन मेरु पर्वत सुदर्शन बीचों मेरु बीच पर्वत आता है ना? बीचों बीच आता है ना? आ बीचों बीच आता है या ये साइड में बीचों आता बीच है ना, अभी आपको वीडियो पे दिखाई दे रहा होगा। हाँ मैं हाँ दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल बीचों बीच है। हाँ बीचों बीच है। हाँ ठीक है। और हाँ और चैत्यालय है, 16 आकृति चैत्यालय है। 16 कृत्रिम, इसको यदि आपको देखना हो हाँ तो अपनी अष्टानिका पर्व में हाँ ये पंचमेरु की क्लास चली है। हाँ उसको हाँ प्रत्येक पर्वत पे जो वन है उस वन में जाके दिखाया। आप अच्छा थोड़ा वो देख लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है ना। हाँ अच्छा किस पे आता है वो चैनल? वो सर्वोदय अहिंसा करके हाँ एक हाँ चैनल है, हाँ उसके हाँ ऊपर जम्बू द्वीप सर्च कीजिए। हाँ वो हाँ आपसे जो लड़के वगैरह हो अगर उनको बोल दीजिए, अच्छा जम्बू ठीक द्वीप है। सर्च करेंगे ना तो उसमें क्रम से पहली क्लास से अभी तक आप सुन सकते हैं।
अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ जम्बू, हाँ ठीक है ठीक है। जय जिनेंद्र। हाँ, प्रश्नों की श्रृंखला यही पूर्ण होती है। हाँ चलिए, यही पूर्ण होती है। अभी अपन आगे के कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। हमारे समय सारे व्याख्यान माला के अंतर्गत जो कार्यक्रम है उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। विक्रांत जी, भाई सबसे निवेदन है हाँ मैं वो शेयर, स्क्रीन शेयर। हाँ ये चलिए, कर दिया। जय हमारा जिनेंद्र। अगला कार्यक्रम, अगला व्याख्यान आदरणीय पंडित अरुण जी शास्त्री जयपुर वालों का होगा। आज जो चर्चा होगी वो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार से विशेष चर्चा आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हम सबको सुनने मिलेगी। समय हो गया है, मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूँ। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के आधार से समय सार के बारे में विशेष चर्चा हमें सुनने मिलेगा, लाभ मिलेगा। और तत्पश्चात, इस व्याख्यान के पश्चात अंतिम व्याख्यान के रूप में इस समय सार संगोष्ठी जो कल से बहुत ही पावन प्रारंभ होने वाली है, उसकी पूर्व संध्या वेला में ये कुछ व्याख्यानों का लाभ हमें मिल रहा है। और अंतिम व्याख्यान डॉक्टर मनीष जी मेरठ का हमें मिलेगा, जिसमें सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का वैशिष्ट्य इस विषय पर वे प्रस्तुत करेंगे। अभी मैं निवेदन कर रहा हूँ भाई साहब अरुण जी से।